हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वासुदेव। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई है अलग अलग पोस्ट के लिए, उसके बारे में। कितनी कितनी क्या क्या पोस्ट हैं, किस जोन में कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन नीडेड रहेगी इसके लिए, और क्या क्या किस किस टाइप से पेपर्स होंगे और कौन इस पेपर को करवा रहा है और किस डेट तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ जोन की। टोटल इसमें इस वैकेंसी को 5 जोन में इन्होंने डिवाइड करा है। नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन में जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, यहाँ पे देखो 2388 पोस्ट दी है इन्होंने। 2388 पोस्ट का मतलब है कि जूनियर इंजीनियर इन इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल, फिर स्टेनोग्राफर है, फिर जनरल जो क्लरिकल पोस्ट के लिए आपके वो, फिर अकाउंटेंट से रिलेटेड भी 142 पोस्ट हैं। इस पोस्ट के लिए केवल और केवल बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ये बात ध्यान रहे। और टेक्निकल के लिए भी है। और डिपो जो वेयर हाउस होते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, जैसे कि गवर्नमेंट एमएसपी पे जो भी गुड्स खरीदती है, जो भी खाद्य सामग्री एमएसपी पे खरीदती है, उनको जहाँ रखती है वो डिपो होते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट के लिए इन्होंने पोस्ट निकाली है डिपो की। और कुछ हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी इन्होंने पोस्ट निकाली है। तो ये कुछ पोस्ट के नेम्स हैं, जिसमें इंजीनियर्स हो गए, स्टेनोग्राफर्स हो गए, क्लरिकल पोस्ट भी है, डिपो में जो काम करते हैं बंदे उनके लिए भी हैं, और अकाउंटेंट्स के लिए भी इन्होंने वैकेंसी दी है। तो नॉर्थ जोन में टोटल आपकी जो पोस्ट होने वाली है वो है 2388। उसके बाद में साउथ जोन में हम लोग बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लरिकल के लिए ही है, जनरल जो पोस्ट है। और उसके बाद में टेक्निकल की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 257 पोस्ट हैं। तो ऐसे करके टोटल 989 पोस्ट होने वाली है आपकी साउथ जोन के अंदर। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ईस्ट जोन की। तो ईस्ट जोन में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 768 है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो डिपो के लिए है, 283 पोस्ट हैं। ठीक है। उसके बाद में वेस्ट जोन की हम लोग बात करते हैं। तो वेस्ट जोन में 713 पोस्ट आपके होने वाली हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आपके टेक्निकल के लिए हैं। और नॉर्थ ईस्ट जोन में 185 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो 53 पोस्ट हैं जनरल के लिए, जो क्लरिकल पोस्ट होती है। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। जो इंजीनियर्स है उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 34,000 से लेके 1,03,400 ये सैलरी है। बाकी जो स्टेनोग्राफर की है वो भी बाकी के कंपैरिजन में अच्छी सैलरी रहेगी, 30,500 से स्टार्टिंग है इनकी। और बाकी जो सबकी सैलरी है वो सेम रहेगी। अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा। आपको अगर आपको इंजीनियर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको बीटेक रिक्वायर्ड है अपने उसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे सिविल इंजीनियर है तो उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए डिग्री, और डिप्लोमा भी चलेगा आपको 1 ईयर का। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें भी डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में स्टेनोग्राफर के लिए आपको 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए, और 80 वर्ड्स पर मिनट आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो आपको चाहिए रहेगी। उसके बाद में जो AG 3rd जनरल है उसमें आपके पास केवल और केवल आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, जिसमें आपका बीकॉम, BA, BSc, BCA, BBA कुछ भी चलेगा। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप अकाउंट्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता, केवल और केवल बीकॉम। ध्यान रहे, केवल और केवल बीकॉम। कोई भी CA IPCC करा हुआ है या CS एग्जीक्यूटिव पास्ड है, उनको ये पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो ये पोस्ट के लिए केवल और केवल इसमें बीकॉम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें ज़्यादा और पोस्ट भी अच्छी है, सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अच्छी होती है।
उसके बाद में जो टेक्निकल के लिए उसमें आपको बीएससी चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स में। उसके बाद में डिपो के लिए भी आपको मतलब ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, कोई भी अंडर ग्रेजुएट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी के लिए जो ट्रांसलेशन जो हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए आपको जो पोस्ट मिलेगी उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी जो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इसके लिए। अब इसमें है कि कौन कौन से कैंडिडेट कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो, एक कैंडिडेट केवल एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है। एक कैंडिडेट केवल एक ही जोन से अप्लाई कर सकता है। और जो पोस्ट है वो भी केवल एक के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक स्टूडेंट या एक जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे वो एक ही जोन से होगी और एक ही पोस्ट के लिए होगी। ये बात आप ज़रूर ध्यान से रखें। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। आपकी एज 1/8/2022 तक, इतने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 28 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 25 साल है और बाकी हिंदी के लिए भी 28 साल है और बाकी सारी पोस्ट के लिए 27 मैक्सिमम एज लिमिट दी है इन्होंने। मतलब इंजीनियर्स और जो ट्रांसलेटर्स हैं उनके लिए 28 ईयर्स मैक्सिमम एज है, स्टेनोग्राफर के लिए 25 ईयर्स मैक्सिमम एज है और बाकी सब के लिए 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है। इसके बाहर अगर आप हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी के लिए है और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट इसमें है वो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसा रहेगा? सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, सबसे पहले इसके एग्ज़ाम होंगे 2 फेज़ में एग्ज़ाम होंगे। एक तो होगा फेज़ 1 और एक होगा फेज़ 2। फेज़ 1 सबके लिए सेम होगा, चाहे इंजीनियर्स है, चाहे स्टेनोग्राफर है, चाहे अकाउंट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे ट्रांसलेटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो फेज़ 1 एग्ज़ाम सबके लिए सेम होगा। इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे। जो मार्क्स आप इसमें फेज़ 1 में लेकर आओगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे आपको केवल और केवल पेपर 1 को क्लियर करना है। अब ये जो फेज़ 1 का जो पेपर रहेगा उसमें आपका जो सिलेबस है वो ये रहेगा। इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 15 मिनट मिलेंगे और इसका पेपर इंग्लिश में ही मिलेगा आपको। और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और बाकी जो करंट अफेयर्स वगैरह हैं, जनरल स्टडीज़, इस सबके 25 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के ही रहेंगे। 1 घंटा आपको पेपर करने के लिए मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे हर सब्जेक्ट के आपको 15 मिनट ही मिलेंगे। और जो बाकी जो तीनों पेपर्स रहेंगे इंग्लिश के अलावा वो आपको दोनों लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल होंगे, आपके दोनों लैंग्वेजेस में देखने मिलेंगे आपको। उसके बाद में जो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा, ध्यान रहे फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें टोटल मिला के 3 पेपर हैं, 1 2 3। अब ये जो थर्ड वाला पेपर है ये केवल स्टेनोग्राफर्स के लिए ही है। थर्ड वाला पेपर केवल और केवल स्टेनोग्राफर्स के लिए ही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड पेपर सबके लिए है। अब फर्स्ट पेपर में आपका जनरल पेपर होएगा और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट पेपर होएगा। जो फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम है वो आपको केवल और केवल क्लियर करना है। जो मार्क्स काउंट होने वाले एग्ज़ाम हैं वो आपके फेज़ 2 में होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका जनरल पेपर होएगा जो सबके लिए सेम रहेगा और जो सेकंड पेपर होएगा वो आपका सब्जेक्ट का होएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद में हम लोग चेक करते हैं कि देखिए जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट और सेकंड, जो ये देखिए। उसके बाद में जो स्टेनोग्राफर है इनको केवल और केवल पेपर थर्ड देना है, फर्स्ट और सेकंड पेपर नहीं देना है इनको, इनके लिए अलग से पेपर होगा। और जो जनरल है उनको केवल पेपर फर्स्ट ही देना है। जनरल जो क्लरिकल पोस्ट है उनके लिए पेपर फर्स्ट ही देना है, इनके लिए कोई सब्जेक्ट पेपर नहीं होएगा इनका।
उसके बाद में जो अकाउंट्स हैं इनका पेपर फर्स्ट होएगा और पेपर सेकंड भी होएगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होएगा पेपर सेकंड इनके वाला। उसके बाद में टेक्निकल, डिपो और हिंदी के लिए जो पोस्ट है उसमें डिपो के लिए भी पेपर फर्स्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको पेपर 1 देना है फेज़ 2 का पेपर 1 केवल और केवल किसको देना है, जो जनरल वाले हैं और जो डिपो वाले हैं उनको केवल और केवल पेपर 1 देना है। और पेपर 3 केवल और केवल स्टेनोग्राफर के लिए है, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए है पेपर 3। और बाकी जितने भी पोस्ट हैं उनको फेज़ 2 में 2 पेपर्स देने पड़ेंगे। अब जो पेपर 1 होगा वो सबके लिए कॉमन रहेगा, पोस्ट A, B, D, E, F, G और H के लिए। इसमें एक स्टेनोग्राफर इन्होंने छोड़ दिया जिनके लिए पेपर 3 होगा केवल। उसके बाद में अभी जो पेपर 1 होने वाला है वो उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे आपके, 90 मिनट्स इसका ड्यूरेशन रहेगा। और जो पेपर 2 है उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। और यहाँ पे ध्यान रहे 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है उसमें यहाँ पे लिखा देखो, जैसे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। बाकी जो सब्जेक्ट पेपर होगा उसमें भी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है वो 120 मार्क्स का जो होगा वो उसमें कैसे रहेगा, आपका इंग्लिश का यहाँ पे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 और यहाँ पे जो जनरल स्टडीज़ हैं या जनरल साइंस है उनके 45 क्वेश्चंस रहेंगे टोटल यहाँ पे। तो टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। आपको टाइम भी टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स भी रहेंगे वो 120 रहेंगे और यहाँ पे टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। ये पेपर 1 होगा। पेपर 1 स्टेनोग्राफर के अलावा सब के लिए सेम होगा, ये यहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे दिया है इन्होंने। उसके बाद में जो पेपर 2 होगा वो सब्जेक्ट पेपर होगा। पेपर 2 जो बीटेक वाले हैं उनको अपना सब्जेक्ट पेपर देना है, जो अकाउंट्स वाले हैं उनको यहाँ उनका पेपर देना है। और यहाँ पे जो टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए बीएससी जो रिक्वायर्ड है, एग्रीकल्चरल या बॉटनी और या जूलॉजी, इनके लिए देना है इनको। और जो हिंदी वाले हैं जो ट्रांसलेटर हैं इनके भी अलग से पेपर 2 होगा सब्जेक्ट का। उसके बाद में यहाँ पे जो डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के लिए डिटेल सिलेबस है वो ये है। और जो जूनियर इंजीनियर के लिए जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका सिलेबस ये है। थोड़ा मैं कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा क्योंकि मैं कॉमर्स से हूँ। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो 11th और 12th की अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे है। इनकम टैक्स और जीएसटी के प्रोविजंस आपको आने चाहिए सारे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऑडिटिंग है, कॉमर्शियल लॉज है जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी एक्ट, सेल और गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। उसके बाद में आपको कंप्यूटर बेसिक्स सारे आने चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्क्स की आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। बाकी जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें एग्रीकल्चरल, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का ये सिलेबस दे रखा है आपको। और जो पेपर 3 है ये स्टेनोग्राफर्स के लिए है और इनमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर अवेयरनेस, इनके चारों के 30-30 मार्क्स के 30-30 क्वेश्चंस आएंगे और 90 मिनट्स आपका ड्यूरेशन रहेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, आपके फॉर्म भरना स्टार्ट कब से होंगे और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की क्या है और आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को IBPS करवा रहे हैं, जो बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो करवाती हैं IBPS, वही इस एग्ज़ाम को करा रहे हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न उनका होता है कुछ उसी तरह से एग्ज़ाम पैटर्न इसी एग्ज़ाम का होने वाला है। उसके बाद में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 6 सितंबर से भरना और 5 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म फिल करने की। और जो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इन्होंने एग्ज़ाम की डेट रखी है वो टेंटेटिवली इन मंथ ऑफ जनवरी 2023।
तो कहने का मतलब है अभी भी 4-5 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए। जो लोग सोच रहे हैं कि हमारी बिल्कुल भी प्रिपरेशन ही नहीं है, हम तो क्या करेंगे फॉर्म फिल करके, तो 4-5 महीने काफ़ी होते हैं आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये कुछ डिटेल थी इस पोस्ट को लेकर। आपकी कोई भी तरह की क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। मेरे से जितना होगा मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। थैंक यू।